एक नाम जो दशकों तक उत्तर प्रदेश में जुर्म और सियासत का दूसरा नाम बन गया था, अतीक अहमद। आज हम उसी की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत जितनी नाटकीय थी, उसका अंत उससे कहीं ज्यादा हिंसक और तेज था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें शायद इसी एक लाइन से शुरुआत करनी होगी। ये सिर्फ विधानसभा में दिया गया एक बयान नहीं था, कह सकते हैं ये एक तरह की भविष्यवाणी थी, जिसने अतीक अहमद के पूरे साम्राज्य के खात्मे की पटकथा लिख दी थी। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 30 सालों से ज्यादा का आतंक, और सिर्फ 50 दिनों के अंदर सब कुछ खत्म। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं कि उसका पूरा किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो सवाल ये उठता है कि वो इस ताकत तक, इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जहां उसने जुर्म और सियासत की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। देखिए, उन दिनों इलाहाबाद में चांद बाबा का सिक्का चलता था। वो इस दौर का सबसे बड़ा और खूंखार गैंगस्टर था। और अतीक अतीक तो बस एक छोटा मोटा कोयला चोर था। जब अतीक पर एनएसए लगा तो चांद बाबा ने ही उसे जमानत दिलवाई, और यहीं से अतीक चांद बाबा के गैंग में बतौर ड्राइवर शामिल हो गया। लेकिन फिर आया 1989 का वो चुनाव जिसने सब कुछ बदल दिया। अतीक ने अपने ही उस्ताद, अपने ही गुरु चांद बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत की, और चुनाव के नतीजे आते उससे ठीक कुछ घंटे पहले उसने चांद बाबा और उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया। मतलब एक ही झटके में उसने ना सिर्फ जुर्म की दुनिया पर कब्जा किया, बल्कि चुनाव भी जीत लिया। और बस यहीं से अतीक के उस दौर की शुरुआत हुई जिसे बाहुबली का राज कहा जा सकता है। देखते हैं कि कैसे उसने सियासत और जुर्म को मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसने उसे कानून से भी ऊपर बना दिया। सत्ता में बने रहने के लिए उसने हर तरीका अपनाया। एक तरफ वो लगातार चुनाव जीत रहा था, और दूसरी तरफ उसका खौफ कारोबारियों से इलेक्शन टैक्स वसूलता था। बूथ कैप्चरिंग और वोटरों को धमकाना तो आम बात थी। यहां तक कि उसने अपनी एक पैरेलल कोर्ट सिस्टम बना रखी थी, जहां वो खुद फैसले सुनाता था। उसके खौफ का आलम क्या था, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगाया जा सकता है। एक वक्त ऐसा था जब हाईकोर्ट के 11 जजों ने एक के बाद एक उसके केस की सुनवाई करने से ही मना कर दिया था। सोचिए, 11 जज। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि उसका एक प्राइवेट टॉर्चर चैम्बर था, एक ऐसी जगह जहां वो अपने दुश्मनों को लाकर ऐसी सजा देता था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये उसकी सबसे कुख्यात धमकी हुआ करती थी, और सूत्रों की माने तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो सच में ऐसा करता था। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अतीक के पतन की कहानी एक ऐसे कत्ल से जुड़ी है जिसके एक गवाह ने कभी हार नहीं मानी, वही गवाह जो आखिरकार उसके अंत की वजह बना। तो हुआ ये था कि 2005 में अतीक का भाई अशरफ राजूपाल नाम के एक नेता से चुनाव हार गया, और इस हार के कुछ ही महीनों बाद राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उन्हें 19 गोलियां मारी गई थी। और इस कत्ल के चश्मदीद गवाह थे उमेश पाल। यहीं से उमेश पाल का वो लंबा और तकलीफदेह संघर्ष शुरू हुआ, जो आप सोचिए पूरे 18 साल तक चला। उनका अपहरण हुआ, उन्हें धमकाया गया, बयान बदलने पर मजबूर किया गया, लेकिन वो टूटे नहीं। अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। 2017 में उत्तर प्रदेश की सियासत बदली, और इसके साथ ही अतीक के साम्राज्य की नींव भी हिलने लगी। एक के बाद एक 3 चुनावी हार ने यह साफ कर दिया था कि उसका सियासी कद अब घट रहा है। उसका क्राइम नेटवर्क तो एक्टिव था, लेकिन जो राजनीतिक कवच था वो अब कमजोर पड़ रहा था। और फिर 2023 में हुई उमेश पाल की हत्या। यह हत्या सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। यही वो आखिरी कदम था, वो आखिरी गलती थी जिसने सिस्टम की पूरी ताकत को अतीक और उसके पूरे कुनबे के खिलाफ खड़ा कर दिया। उमेश पाल की हत्या के बाद जो हुआ वो बिजली की रफ्तार से हुआ। एक के बाद एक इनकाउंटर हुए, उसके साथियों को मारा गया, फिर अतीक को पहली बार सजा हुई, उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ, और आखिर में लाइव टीवी पर कैमरों के सामने उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी गई। सब कुछ खत्म। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या यह सिर्फ एक अपराधी का अंत है, या फिर उस पूरे दौर का अंत है जब सियासत और जुर्म एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते थे? इस पर सोचना जरूरी है।